साथियों, आजकल सनातन धर्म की कई परंपराएं हमें पुरानी और आउटडेटेड सी लगने लगती है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके पीछे के गहरे ज्ञान की समझ नहीं रखते हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण परंपरा आती है गोत्र परंपरा। हम अक्सर देखते हैं कि सनातन धर्म में विवाह एक जाति में तो होता है, लेकिन गोत्र का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। समान गोत्र में विवाह निषेध माना जाता है। यह बात मनुस्मृति के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कुछ इस प्रकार से दी गई है। अस्पिंडा च या मातुर से गोत्र च या पितु है सा प्रशस्ता द्विजाति नाम दर कर्मणि मेथुने। इसका अर्थ है कि जो स्त्री अपने पिता के गोत्र से भिन्न हो और जो पितृवर्ग से संबंधित ना हो, वह द्विजातियों की विवाह और संतान उत्पत्ति के योग्य मानी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने पिता के गोत्र से अलग ही विवाह करना चाहिए। अपने पिता के गोत्र में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। साथियों, अब विवाह के समय जब माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं तो अक्सर सवाल उठता है कि क्या लड़की कोई दान की वस्तु है जो उसका कन्यादान हो रहा है। लेकिन इसे एक और दृष्टिकोण से देखें तो इस कन्यादान में दरअसल पिता द्वारा अपने गोत्र का दान किया जाता है। कन्या अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है और आगे उनके होने वाली संतानें पिता के गोत्र से जानी जाएगी, न कि माता के गोत्र से। यानी गोत्र एक पितृवंशीय परंपरा है, न कि मातृवंशीय। इसका मतलब यह है कि कोई भी संतान अपने पिता के गोत्र को प्राप्त करती है, न कि माता के गोत्र को। साथियों, गोत्र का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। गोत्र दरअसल हमारे परिवार के इतिहास, हमारे पूर्वजों और हमारी वंशावली को जानने का एक तरीका है। यह न केवल हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनको भी नियंत्रित करने का एक तरीका है। गोत्र परंपरा संतान के इतिहास, संस्कृति और स्वास्थ्य को जोड़ने का एक अद्भुत तरीका रही है, जो आज भी हमें अपने पूर्वजों से जोड़कर रखती है और यह आदिकाल से चली हुई आ रही है। तो साथियों, चलिए हम इस गोत्र के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले मनुष्य के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स को समझना जरूरी होगा। दरअसल हर इंसान में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23 गुणसूत्र हमें हमारी माँ से मिलते हैं और बाकी के 23 गुणसूत्र हमें हमारे पिता से मिलते हैं। लेकिन ये गुणसूत्र होते क्या हैं? असल में गुणसूत्र हमारी जेनेटिक जानकारी को स्टोर करके रखते हैं, जो हमारे शरीर की सारी विशेषताओं को निर्धारित करता है। जैसे हमारे चेहरे का आकार कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक क्षमताएं कैसी होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पुत्र या पुत्री का चेहरा या तो माता के समतुल्य होगा या पिता के समतुल्य होगा। माता या पिता में से या तो उसकी आंखें मिलती होगी, नाक का आकार मिलता होगा, होठों का आकार मिलता होगा। ऐसी कई समानताएं हमें संतान की उसके माता पिता के साथ देखने को मिलती है। साथियों, इन 46 गुणसूत्रों में से 22 जोड़े होते हैं, उनको ऑटोसोमल गुणसूत्र यानी अक्स अक्स कहा जाता है। लेकिन 23वां जोड़ा खास होता है। अगर यह अक्स अक्स हुआ तो होने वाली संतान एक पुत्री बनती है, और अगर यह अक्स वाई हुआ तो जन्म होता है एक पुत्र का। ये गुणसूत्र ही तय करते हैं कि परिवार में कौन सा नन्हा सदस्य आएगा, लड़की आएगी या लड़का आएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुत्र पैदा हुआ जिसमें अक्स वाई गुणसूत्र होता है तो वाई गुणसूत्र केवल और केवल पिता से आएगा, क्योंकि माता में वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। यानी वाई गुणसूत्र का स्रोत सिर्फ पिता होता है। वहीं अगर पुत्री हुई जिसमें अक्स अक्स गुणसूत्र होते हैं तो यह गुणसूत्र दोनों माता पिता से आते हैं। इस अक्स अक्स गुणसूत्र के जोड़े में एक अक्स गुणसूत्र पिता से और दूसरा अक्स गुणसूत्र माता से आता है। जब ये दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तो एक गांठ की संरचना बनती है जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। साथियों, बात करते हैं पुत्र के बारे में, जिसमें अक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही आ सकता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र माता में होता नहीं है। और चूंकि अक्स वाई गुणसूत्र असमान होते हैं, इन दोनों गुणसूत्रों का क्रॉसओवर केवल 5% ही होता है, जबकि 95% वाई गुणसूत्र वैसा का वैसा इंटैक्ट रहता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए वाई गुणसूत्र की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि वाई गुणसूत्र सिर्फ और सिर्फ पिता से ही आता है। यानी वाई गुणसूत्र हमें हमारे पिता से मिलता है और वही वाई गुणसूत्र हमारे पिता को हमारे दादा से मिला होगा। इस तरह यह वाई गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है बिना किसी बदलाव के। अब सोचिए, अगर हम इसे मातृवंशीय प्रणाली में रखते तो वंश को ट्रैक करना कितना कठिन हो जाता, क्योंकि अक्स गुणसूत्र में यह पहचान पाना मुश्किल होता है कि जो अक्स गुणसूत्र हमें मिला है वह हमारी माँ से आया है या हमारे पिता से आया है। साथियों, यही वजह रही है कि हमारे पूर्वजों ने पितृवंशीय प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली में वाई गुणसूत्र के द्वारा पितृवंश को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि यह हर पीढ़ी में केवल पिता से ही आता है। इस तरह हम अपने पितृवंश की पहचान और इतिहास को सटीकता से जान सकते हैं, जो मातृवंशीय प्रणाली में मुश्किल होता है। इसी वाई गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी वैदिक गोत्र प्रणाली गुणसूत्र पर आधारित है।
अथवा वाई गुणसूत्र को ट्रैक करने का एक माध्यम है। इसलिए संतान अपने पिता के गोत्र से जानी जाती है, न कि माता के गोत्र से जानी जाती है। साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब एक्स गुणसूत्र में कोई म्यूटेशन यानी कुछ बदलाव होता है तो वह अक्सर अपने साथी एक्स गुणसूत्र से खुद को सुधार सकता है या संतुलित कर सकता है। इसका मतलब है कि यदि एक एक्स गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरा एक्स गुणसूत्र उसे ठीक करने या उसके प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों एक्स गुणसूत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से महिलाओं में जिनके पास एक्स गुणसूत्र होते हैं या पुरुषों में भी जिनके पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं देखी जाती है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र का एक जोड़ा हमेशा होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र में यह स्थिति अलग होती है। वाई गुणसूत्र के पास कोई साथी गुणसूत्र नहीं होता, केवल अकेला वाई गुणसूत्र होता है। क्योंकि पुरुषों में वाई गुणसूत्र अकेला एक्स गुणसूत्र के साथ रह जाता है, इसका मतलब यह है कि वाई गुणसूत्र में यदि कोई म्यूटेशन यानी बदलाव होता है तो उसे सुधारने के लिए कोई दूसरा गुणसूत्र नहीं होता है। इसलिए वाई गुणसूत्र म्यूटेशन का शिकार अधिक होता है, क्योंकि उसके पास स्वयं को सुधारने के लिए किसी और गुणसूत्र का सहारा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दूसरा वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो एक्स गुणसूत्र एक दूसरे से मदद ले सकते हैं यदि उनमें एक म्यूटेशन होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र का ऐसा कोई साथी नहीं होता जो उसे सुधार सके, जिससे यह गुणसूत्र अधिक से अधिक म्यूटेशन का शिकार होता जाता है। यही कारण है कि वाई गुणसूत्र में समय के साथ अधिक बदलाव यानी म्यूटेशन होते हैं, जबकि एक्स गुणसूत्र अपने जोड़ीदार से मदद ले सकता है। जब दोनों गुणसूत्रों के बीच क्रॉसओवर या संयोग होता है तब गुणसूत्र अपनी आनुवंशिक जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं और म्यूटेशन की संभावना कम होती है। एक्स गुणसूत्र के मामले में दोनों एक्स गुणसूत्र एक दूसरे से क्रॉसओवर करते हैं, जिससे म्यूटेशन को सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन वाई गुणसूत्र के पास कोई दूसरा वाई गुणसूत्र नहीं होता जिससे वह क्रॉसओवर नहीं कर सकता और म्यूटेशन लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रकार वाई गुणसूत्र लगातार अपनी आनुवंशिक जानकारियों को खोता जा रहा है। वहीं एक्स गुणसूत्र के साथ यह प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, वैज्ञानिक अध्ययन यह भी बताते हैं कि यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो कुछ हजार वर्षों में वाई गुणसूत्र पूरी तरीके से बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पुरुषों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि वाई गुणसूत्र की भूमिका और स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बिना मानवता के भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। साथियों, आइए बात करते हैं समान गोत्र में विवाह करना क्यों वर्जित। साथियों, वैदिक और हिंदू संस्कृति में इसे निषेध इसलिए माना गया है क्योंकि समान गोत्र के पुरुष और स्त्री का मूल पूर्वज एक होता है, जिससे वे भाई बहन के समान माने जाते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान भी इस परंपरा की पुष्टि करता है। विज्ञान के अनुसार समान गुणसूत्र वाले व्यक्तियों के विवाह से उनकी संतानों में आनुवंशिक विकारों की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग और रचनात्मक कमी। साथियों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अंग्रेज राजघरानों में आपसी विवाह के कारण पीढ़ियों तक शारीरिक और मानसिक विकार देखे गए। यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने समान गोत्र विवाह पर रोक लगाई। साथियों, एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पति पत्नी का डीएनए 7 पीढ़ियों तक बार बार जन्म लेता है। पुत्री में 50% गुणसूत्र माता से और 50% गुणसूत्र पिता से आते हैं, और यह डीएनए हर पीढ़ी में आधा होकर 7वीं पीढ़ी तक मात्र 1% रह जाता है। वहीं पुत्र को पिता का वाई गुणसूत्र मिलता है जो 90% तक ज्यों का त्यों रहता है और हर पीढ़ी में बिना बड़े बदलाव के पिता से पुत्र तक जाता है। यही वाई गुणसूत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित 7 जन्मों के साथ का रहस्य है। तो साथियों, आज हमने गोत्र परंपरा के पीछे गहरे विज्ञान और इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को समझा। हमारे ऋषियों ने गोत्र प्रणाली की स्थापना न केवल सामाजिक संरचना को व्यवस्थित करने के लिए की, बल्कि यह वंश, आनुवंशिक शुद्धता और स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक अनूठा माध्यम भी था। समान गोत्र में विवाह पर रोक के पीछे न केवल सामाजिक कारण है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे सही ठहराता है। यह परंपरा हमारी पितृवंशीय प्रणाली और वाई गुणसूत्र के महत्व को दर्शाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों की विरासत को सुरक्षित रखती है। आधुनिक जीवन में जब कई परंपराएं पुरानी और अप्रासंगिक लगने लगी, तब यह जरूरी है कि हम उनके पीछे के ज्ञान और विज्ञान को तर्क से समझे। गोत्र प्रणाली केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि, वैज्ञानिक समझ और उनके द्वारा सहेजे गए ज्ञान का प्रमाण है। तो आइए इस अद्भुत परंपरा को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ स्वीकार करें। हमारी परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना अद्वितीय और व्यापक था। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।